नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात करेंगे कि आखिर कहां अटका है कैबिनेट का विस्तार। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है। खबरें हैं कि सीएम योगी और उनके डिप्टी केशव के बीच खींचतान को लेकर आ रही हैं। ऐसे में मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब ये जो गुत्थी उलझी हुई है उसको सुलझाने के लिए मोदी, शाह और नड्डा के साथ प्रदेश के नेताओं का मंथन चलेगा, क्योंकि टॉप लीडरशिप अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये जो गोटी फंसी हुई है वो आखिर फंसी कहां है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण जो है वो लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही जो खींचतान है उसको एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सरकार और संगठन में बदलाव करके टॉप लीडरशिप कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही यूपी के राजनीतिक हालात पर पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर सकते हैं और ये बैठकें जारी भी हैं। इसमें आगे की रणनीति पर मंथन भी किया जा सकता है। आपको बता दें, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गोटी है वो फंसी हुई नजर आ रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच। हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से। संदीप शुक्ला, प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से। वहीं बीडी नकवी, राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जी बीडी नकवी जी, सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल, कहाँ फंसा है आखिर उत्तर प्रदेश का ये पेच? देखिए, ऐसा है कि ये सबको मालूम है कि जो जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो किन हालात में बने थे, और अब जो हालात हैं देश के और जो कोरोना से जो हालात है वो बहुत ही सीरियस है, और उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनाना होगा। ये कोशिश है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की कि उसको बदला जाए, यूपी के अंदर नई ऊर्जा दी जाए। और जो पिछले हालात हुए हैं, एक मिस्टर दुबे का मामला हुआ था तो उससे एक खास विशेष वर्ग के लोग भी नाराज रहे सरकार से। तो सरकार 2022 के इलेक्शन में जाना है तो उनको कुछ ऐसा नया करना है जिससे चीजें बदले और पार्टी के हक में और जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसके फायदे का कुछ हो। और इस मानाकर जो हमारा सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की, वो भी चाहती है कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाया जाए या ऐसा चेंज किया है जिससे वो डिक्टेट कर सके टर्म्स को अपने हिसाब से। ये कोशिश चल रही है। और जाहिर है हमारे जो प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर है उनकी एक बड़ी लॉबी है, तो चेंज करना, चीजों को बदलना इतना आसान नहीं है इस वक्त, क्योंकि बंगाल के इलेक्शन के बाद सेंट्रल लीडरशिप कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। ये हालात है मेरी राय जी। ठीक है, हरीश जी आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? कहाँ फंसा हुआ है आखिर ये पेच और क्यों? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये मीडिया का एक गासिप तंत्र है, क्योंकि मुझे तो इस तरह की किसी न तो कोई खबर है और न पार्टी के किसी आधिकारिक व्यक्ति ने इसको लेकर के कोई चर्चा की बात की। और जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार है, इस तरह की जो कवायद होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री जी जब भी इस चीज को समझते हैं तब वो अपने अनुरूप मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। तो ये जो जितनी चर्चाएं चल रही सोशल मीडिया पे और मीडिया माध्यमों से, मैं तो अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका आधार क्या है इन चर्चाओं। और जो लोग चर्चा कर रहे हैं बेहतर वही समझ सकते हैं कि वो किन आधारों पे चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया में मैं देख रहा था पिछले दिनों कि कई माध्यमों ने तो 28-29 में शपथ ग्रहण की बात कह दी थी। तो ये जो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, जब तक उसमें कोई तथ्यात्मकता न हो, जब तक कोई आधिकारिक व्यक्ति पार्टी नेतृत्व से या सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से इस तरह कोई संकेत न हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाएं क्या है, एक पॉलिटिकल गासिप के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है,
संदीप जी, आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की? देखिए, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार जी। ये तो पार्टी या सरकार का मामला हो सकता है, लेकिन जहां तक बात यह है कि कैबिनेट विस्तार से क्या फर्क पड़ेगा, तो कैबिनेट विस्तार कर ले या किसी को मंत्री बना ले या कोई मुख्यमंत्री बदल दें या कौन बैठ जाए किस पद पर, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है कि वो जनहित विरोधी काम कर रही है। जब जनता के लिए आप काम नहीं करोगे तो कोई मंत्री हो जाए, कोई मुख्यमंत्री हो जाए, सरकार की मंशा ही गलत है। और वो समय भी बीत चुका है, अब 5वां साल चल रहा है, 4-5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, 6 महीने के अंदर आप कौन सा क्या कर दो, किसी को मंत्री बना दो, कैबिनेट मंत्री बना दो, कोई विभाग दे दो। जो 4 साल में गलत काम हुआ होगा उसका पाप भोगना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा चुनाव में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या परिवर्तन कर लेते हैं, वो समय तो बीत चुका है, अब तो समय चला गया। अब जनता के यहाँ कैलकुलेशन होके और जनता के यहाँ पूरी सीट रखी हुई है, मूल्यांकन कापियों का हो चुका है, नंबर दिए जा चुके हैं। 5वां साल काम का नहीं होता है, 5वां साल इम्तिहान का होता है। 4 साल में जो काम आपने किए हैं, 5वें साल में जनता इम्तिहान लेती है, वो पास फेल कर देती चुनाव पहले। उत्तर प्रदेश में पहले तय हो जाता है मैंडेट किधर जा रहा है, तो मैंडेट क्लियर हो चुका है, सरकार फेल हो चुकी है, जनता ने अपनी परीक्षा में इनको फेल घोषित कर दिया। 4 साल के जो भी उपलब्धियां नहीं शून्य रही, अब कोई मतलब नहीं है मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल हो, मुख्यमंत्री कोई बने, आप प्रदेश अध्यक्ष आप किसी को बना दीजिए, जो चर्चाएं हैं वो कोई मायने नहीं रखती। इससे आप अपना पार्टी के अंदर माहौल बना सकते हो, लेकिन जनता का माहौल आप नहीं बना सकते हो। ठीक है हरीश जी, कहना है विपक्ष का भी लगातार आरोप भी लगते आए हैं कि जनहित में काम नहीं कर रही है सरकार। देखिए, इस तरह के आरोपों के माध्यम से तो हमारे विपक्षी दल के मित्र हैं कहीं न कहीं राजनीतिक स्पेस खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि तमाम हमारे विपक्षी दल के मित्र भविष्यवाणियां कर रहे थे इस कोरोना महामारी संकट को लेकर के। तो ये कह रहे थे साहब जो है 10 मई तक तो उत्तर प्रदेश में 1 लाख केसेस रिकॉर्ड होंगे। और जिस तरह से सरकार ने काम किया उसका नतीजा है कि आज 29 मई है और उत्तर प्रदेश में 2200 के आसपास केसेज हैं संक्रमित के। जनता बहुत जागरूक है। इस तरह के जो प्रोफेसीज हैं जो विपक्षी दलों की, ये तो जनता ही निर्णायक होती ना। लोकतंत्र में रिजल्ट जनता देती है, बैलेंस शीट भी जनता निकालती है, सभी राजनीतिक दलों की बैलेंस शीट उसके पास है। और भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार जो विगत 4-4.5 साल से काम कर रही है, उसमें उन्होंने जो कानून की राज कायम करने की जो वादा किया था उसको पूरा किया है। किसानों की बेहतरी के लिए सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है और जनता के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता को सरकार ने अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित किया है। ये आने वाला कल बताएगा कि ये जो परीक्षा 22 में जो विधानसभा चुनाव में होगी उसमें उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता किसको कितना नंबर देती है। लेकिन जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, दोनों की जो प्राथमिकताएं हैं वो जन सरोकार हैं। ठीक है, लेकिन हरीश जी ऐसी खबरें भी आई हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली भी तलब किया गया था, उन्हें दिल्ली बुलाया गया था, चर्चा लगातार जारी है। तो ऐसे में कैबिनेट विस्तार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री में भी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, इस तरह की जो भी बातें हैं मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं इसको जहाँ तक मुझे जानकारी है कि न उनको दिल्ली बुलाया गया था न वो दिल्ली गए थे। लेकिन अगर आपको इस बात का तो अगर आप उनसे ही पूछें तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन मेरी ऐसी जानकारी है न उनको दिल्ली बुलाया गया था न वो दिल्ली गए थे। ठीक है बीडी नकवी जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जिस तरह से अगर राजनीतिक समीकरण की हम बात करें तो किस तरह से देखा जा सकता है, क्यों आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में अभी देरी हो रही है? देखिए, ऐसा है कि ये सबको मालूम है कि हमारा इसलिए अरविंद शर्मा साहब को एमएलसी बनाया गया, जो ब्यूरोक्रेट थे, रहने वाले तो वो मऊ के हैं, लेकिन उनको यहाँ लाना और उसके बाद इतने दिन हो गए वो एमएलसी बनने तो आए नहीं थे।
तो इसलिए उनको कहीं पावर सिस्टम में, पावर स्ट्रक्चर में कहाँ फिट होना है, ये बात, इस बात का इजहार हो रहा है। अब डिपेंड नहीं करता कि जो स्टेट गवर्नमेंट की लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप में क्या कैसा कोऑर्डिनेशन हो, कैसे वो एक साथ काम करें। जैसा कि देखिए आपने खुद कहा केशव प्रसाद मौर्य जी को बुलाया गया था, तो ये सारी घटनाएं इस बात इंडिकेट कर रही है कि कुछ न कुछ तो घटने वाला है। क्या घटने वाला है ये तो अभी 5-7 दिन में मालूम हो जाएगा। वजह यह है कि यूपी का जो पंचायत का इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जो बीजेपी की हार हुई है, और जाहिर है और अपोजिशन पार्टी तो बहुत कमजोर थी, वो बहुत ताकतवर होकर आई है। तो किसान आंदोलन हमारे यहाँ जो चल रहा है मुल्क के अंदर, स्टेट में, उससे चीजें तय होंगी। देखिए पंचायत का इलेक्शन, बंगाल का इलेक्शन और ये यूपी के में अंदर कोरोना, हिंदुस्तान में कोरोना, ये सब चीजों को बदल रही है, पॉलिटिकल चीजें बदल रही हैं। और स्टेट के अंदर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह देखती है कि जो कास्ट का कॉम्बिनेशन है उसको कैसे करेंगे, वो कैसे पॉलिटिक्स आगे ले जाएंगे, पब्लिक को कैसे बताएंगे कि इस वक्त हजारों जो डेड बॉडीज बह गई नदियों में, उनका जो आक्रमण हो रहा उसको कैसे फेस किया जाएगा, ये सवाल है जो रूलिंग पार्टी के सामने है। रूलिंग पार्टी स्ट्रॉन्ग विकेट पे है, 300 सीटें उनके पास है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको एंटरटेन कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल। ठीक है हरीश जी, किस तरह से डैमेज कंट्रोल होगी, क्योंकि देखा जाए तो किसान आंदोलन का भी जो कहा जा रहा है कि जो असर है वो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में देखने को मिला है भाजपा को। वहीं अगर बात कर ली जाए कोविड काल की तो काफी किरकिरी भी हुई है राज्य सरकार की इस वक्त पे। देखिए ये सबकी अपनी अपनी तरीके की व्याख्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है। तो नकवी साहब की अपनी एनालिसिस हो सकती है, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत थोड़े स्थानों को छोड़ दीजिए तो न तो किसान आंदोलन का कहीं कोई प्रभाव है। पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड पैदावार हुई रबी की फसल में, रिकॉर्ड खरीद हुई है मक्की के दाम पे। जो उनके दो किसान आंदोलन के तो जो बहुत बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर के वो सवाल खड़ा कर रहे थे, क्या मंडियां बंद कर दी जाएंगी और उसकी खरीद नहीं होती। मंडियों में सारी बड़ी मंडियों में खरीद भी हो रही है, खरीद हो रही है। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप जो है वो आते रहे हैं, कई खबरें भी ऐसी सामने आई हैं। अगर गंगा नदी में शवों की बात कर ली जाए, विपक्ष इन्हीं छोटे आरोपों के सहारे इसी तरह कुर्सी की तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जनता कलनी की तरह शांति है, सारे विपक्ष को वो समझती है, जानती है। तो ये जनता सबसे बड़ा आज हम जितना एनालिसिस कर रहे हैं इससे बेहतर एनालिसिस जनता के पास रहता है। अगर आप कभी इंटरैक्ट करें गांव में या सामान्य लोगों से तो आपको बेहतर निष्कर्ष बता सकते हैं। तो ठीक है, सब लोग मानसिक जुगाली करते हैं और अपने अपने विपक्षी दलों को भी लगता है कि शायद इसी तरह की छोटी बातों के चलते उनको कोई, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है बीडी नकवी जी, आगामी चुनाव की अगर हम बात कर ले, विधानसभा चुनाव की, तो क्या कुछ जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस साल, जो हमने हालात देखे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि कैसे अफेक्ट हो सकता है आने वाला चुनाव? देखिए कोई चीजें बिल्कुल है, कोई चीज देखिए हर चीज भविष्य की गर्त में है। कोई भी बात कहते हैं, लेकिन जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जैसे हमें पंचायत के इलेक्शन से इंडिकेटर मिला, हमको कोरोना के अंदर भी ऐसा हुआ है कि उसमें खाली योगी जी को ब्लेम करना, मैं समझता ये हूँ, या यहाँ के पॉलिटिकल सेटलमेंट को ब्लेम करना गलत हुआ। तो वो डेवॉस में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साइंटिस्ट का मजाक उड़ाया। वो भाषण का सुन लीजिए, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हिंदुस्तान में साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सुनामी आने वाली है, बताइए हमने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। तो कहीं ना कहीं हमको इस लाइट में देखना होगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल का जो एस्टेब्लिशमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे बड़ी चूक हुई और वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई, हिंदुस्तान प्रोडक्शन नहीं था, हिंदुस्तान में वैक्सीन कम थी। इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा ना, मैं किसी का कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज नजर आ रही है वो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज तो करनी ही होगी। जो नुकसान हुआ, जिससे लोग मरे, ऑक्सीजन की जो कमी रही हो, जिस अंदाज से जो एक फेलियर हुआ है सिस्टम का, बिल्कुल बीच में बीडी नकवी जी, बिल्कुल बीच में मैनेजमेंट के फेल होने की भी खबरें आई थी, जिसके चक्कर में टीम 11 को भंग करके योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 का गठन किया था दोबारा से।
जी जी बिल्कुल किया था उन्होंने, और उन्होंने थोड़ा हर चीज लेट हुई ना हिंदुस्तान सिस्टम में, पूरी तरह से एक लापरवाही हो गई, कहीं ना कहीं उसका परसेप्शन नहीं हुआ, एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं हुई। तो अब आप देख रहे हैं ना, हम जिन हालात को हम देख रहे हैं, जिनको महसूस कर रहे हैं, उनको अब कैसे रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट फेस करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको एक स्ट्रांग लीडरशिप या पूरा सिस्टम को बड़ा आसान नहीं होगा इसको फेस करना जनता को। अब जनता है सामने, अपोजिशन कहीं नहीं है। अगर हम वैसे देखें, पब्लिक की खुद ग्रीवांसेज है, पब्लिक और रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट वो आमने सामने है। अब पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, कोई बात कहना अभी बहुत काफी वक्त होगा। जी बिल्कुल, अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो सीएम बड़ा चेहरा है और कहीं ना कहीं बहुत जनता भी बहुत पसंद करती है, अगर देखने वाली बात है तो। और अगर ऐसे में अगर सीएम का नाम बदला जाता है या उनको बदला जाता है तो कहीं ना कहीं जनता की प्रतिक्रिया भी देखने वाली होगी। जी संदीप जी, किस तरह से आम आदमी पार्टी खुद को देखती है उत्तर प्रदेश की? अगर हम बात करें तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी जो है वो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हालात आप अपनी पार्टी के देखते आ रहे हैं? नहीं, क्या प्रश्न है आपका, फिर रिपीट करें। संदीप जी, आप अपने आप को विधानसभा चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसी देखते हैं? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो किस नंबर पर आप आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और अभी पंचायत चुनाव में हमने इतनी कम समय में सारी सीटों पर चुनाव लड़ा के, और हमने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों के बाद अगर जहाँ देखा जाए तो बहुत कम समय में उसने लगभग 100 सीटें जीतकर इतिहास रचा है जिला पंचायत के चुनाव में। तो वैसे ही विधानसभा के चुनाव हमारी तैयारी पूरी काफी तेजी से बढ़ रही है, और आने वाले समय में हम ये दिखाएंगे कि हम एक ताकत बनकर उभरेंगे। उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जी ठीक है हरीश जी, अगर लगातार हम बात कर रहे हैं विपक्ष के हमलों की, जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर रहा है, लेकिन काफी किरकिरी जो हुई है उन राज्यों में भी हुई है जो बीजेपी शासित हैं। लेकिन ऐसे में आने वाले चुनाव, जिसके नतीजे भी हमने पंचायत चुनाव में भी देखे, किसान आंदोलन की अगर हम बात कर ले, कोरोना में आई खबरों की अगर हम बात कर ले, तो डैमेज कंट्रोल के लिए संघ का भी सहारा लेना पड़ गया है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, आम आदमी पार्टी का सरकार में दिल्ली में क्या रहा है, इसकी कुल आबादी 3 करोड़ की है, सब लोग जानते हैं। लेकिन सपने देखने का अधिकार सबको है, कोई भी सपना देख सकता है, लेकिन जनता सपनों के आधार पर नहीं, जनता जो धरातली हकीकत होती है उसके आधार पर निर्णय करती है। सरकार अपने जो दायित्व है उसका बखूबी अंजाम दे रही है। ऑक्सीजन दवाओं को लेकर के जो एक जब संक्रमण बहुत बढ़ा तो उस समय इसकी कमी आई, और मेरा तो मानना है कि कोई सरकार होती है समस्या आती, लेकिन ये चूक सिस्टम की अवश्य है कि उनको जो जरूरत थी उसको आकलन में कहीं न कहीं कमी रही, लेकिन बहुत ही कम समय में उन सारी, चाहे दवाई की आपूर्ति हो चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, उसको सरकार ने पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया, पूरी तरह से नियंत्रण किया। ठीक है हरीश जी, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप पार्टी की रूपरेखा क्या है? क्योंकि कोरोना काल की हम बात करें तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो मॉडल देश भर में सराहा गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूसरा राज्य बना है उत्तर प्रदेश टेस्टिंग के मामले में पूरे देश में, तो काम जो है वो सराहनीय है। लेकिन अगर आप बात करें कि अगली रूपरेखा क्या होने वाली है आगे वाले चुनाव के लिए? देखिए, अभी तो सरकार की प्राथमिकता कोरोना संक्रमण को समाप्त करना है, और पार्टी की प्राथमिकता है कि कोरोना से जो पीड़ित हैं, जहाँ जिनको दवा चाहिए, जांच चाहिए, कहीं जिस तरह की उनको समस्याएं हैं, पार्टी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता ये है कि हम उनकी समस्याओं का निदान करें। कोरोना समाप्त होगा, कोरोना काल के बाद किस पार्टी का सम्मानित नेतृत्व जैसा तय करेगा उस तरह की रणनीति बनेगी, और हम सब लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है हरीश जी, अगर तीसरी वेव की जिस तरह से दुनिया में आशंका जताई जा रही है कि तीसरी वेव आने वाली है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार अब सक्षम है, क्या उत्तर प्रदेश राज्य सक्षम है तीसरी लहर को झेलने के लिए? बिल्कुल, आप देखिए कि जितने भी PHC हैं उसके 10-10
CHC के 20 बेड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में 600 बेड की तैयारी जो किया गया है। पीडियाट्रिक ICU वार्ड और इन सब चीजों की तैयारी सरकार ने की है और 20 जून तक ये सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। और जहाँ तक प्रदेश में 40 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं तो न किसी तरह ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, न किसी तरह की बेड की समस्या होगी। इन सारी व्यवस्थाओं को सरकार चाक चौबंद कर रही है। पहली बात तो सरकार के ये प्रयत्न है कि हम वैक्सीन को जो बेहतर से करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ वैक्सीन 1 करोड़ लोगों को जून माह में लक्ष्य रखा है, 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का। और केंद्र सरकार जहाँ तक है 57 करोड़ टीके जुलाई में देने की बात कही है। 20 करोड़ टीके अब तक 22 करोड़ से ज्यादा टीके अब तक पूरे देश से वितरित किए जा चुके हैं। 30 करोड़ के आसपास जुलाई तक दिए जाएंगे। तो लगातार सरकार का प्रयास है कि जल्द हम वैक्सीनेशन को पूरा करें और ताकि ये जो खतरा है ये लोगों के उससे दूर हो। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में कई तैयारियां की गई हैं, लेकिन बात यही है कि कैबिनेट विस्तार का ये जो गुत्थी है वो कहीं ना कहीं जिस तरह की खबरें जो सामने आ रही हैं उससे यही कहना होगा कि गुत्थी जो है अभी सुलझती नजर नहीं आ रही है। इसी के लिए ताबड़तोड़ बैठकें भी लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कहीं ना कहीं जो गुत्थी है वो सुलझती नजर नहीं आ रही है। इसके चलते कैबिनेट विस्तार जो है वो अभी अटका हुआ है। लगातार बैठकें भी, हाई लेवल मीटिंग भी की जा रही है जिसमें पीएम मोदी सहित अमित शाह भी शामिल रहे हैं। कई बार ऐसा देखने में आया है। और बता दें कि योगी जो सीएम है, सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच भी विवाद जो है कई बार सामने आया है। बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है कुछ दिन बाद। इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।